हेलो गाइस। क्या हाल है आप सभी के। फाइनली हमारा जेई का पेपर स्टार्ट हो गया है ना। काफ़ी वेट करना पड़ा है हमें इस साल। तो चलो कोई बात नहीं। जो आज पेपर हुआ है हमारा 2 सितंबर को मॉर्निंग शिफ्ट का, उसके बारे में हम डिस्कस कर लेते हैं, क्योंकि हमें पता है 1 तारीख से 6 तारीख तक जेई के पेपर हैं। तो हो सकता है क्या होगा ही होगा, इस टाइप के क्वेश्चंस आपको 3, 4, 5, 6 को मिलेंगे। ठीक है, जो बाकी एग्जाम बचे हैं जेई के बाकी डेट्स के अंदर, उस डेट्स में भी हमें इसी टाइप के क्वेश्चंस हमें मिलते रहेंगे। ठीक है, तो जरा ध्यान से देख लो, हेल्प मिल जाएगी आप लोग को। तो आज हमें देख लो 2 सितंबर को, मतलब आज मॉर्निंग शिफ्ट के अंदर ये क्वेश्चन पूछा गया है। ठीक है, तो चलो डिस्कस करते हैं। फर्स्ट क्वेश्चन है। अच्छा, डिस्कस करने से पहले एक चीज मैं बता देता हूँ, ये एकदम कुछ जो क्वेश्चंस और ऑप्शंस हैं ये एकदम ऑफिशियल लैंग्वेज में नहीं है, क्योंकि अभी तक अपलोड नहीं हुए हैं जेई की साइट में पेपर्स। तो इसलिए ये मैंने जो मेरे स्टूडेंट्स लोग हैं उन लोगों ने क्या करा है, क्वेश्चंस भेजे हैं मुझे, किसी ने कहीं से, मैंने दूसरे साइट से कलेक्ट करे हैं क्वेश्चंस, तो उन सबको मैं यहाँ पर ले रहा हूँ। ठीक है, एक चीज का ध्यान रखना, एकदम ऑफिशियल लैंग्वेज में नहीं है कोई भी क्वेश्चंस, और हो सकता है कुछ हो, ऐसा नहीं है कि कोई भी नहीं है, पर हाँ जो क्वेश्चन रहेगा वो यही रहेगा। बस लैंग्वेज थोड़ी चेंज हो सकती है, ऑप्शन थोड़े से चेंज हो सकता है, पर क्वेश्चन यही है जो पूछे गए हैं। ठीक है, क्योंकि अभी मैंने डायरेक्टली किसी साइट से उठा के या ऑफिशियल वेबसाइट से मैंने क्वेश्चन नहीं उठाए, क्योंकि अभी अपलोड ही नहीं हुए हैं उसमें। ये मेरे स्टूडेंट्स ने मुझे भेजे हैं, कहीं से मैंने कलेक्ट करे हैं, तो मैं आपके लिए सॉल्यूशन बना रहा हूँ ताकि आपको आगे वाले पेपर्स में हेल्प मिल जाए। ठीक है, पर क्वेश्चन इसी टाइप का होगा। चलो देखो, पहला क्वेश्चन बोल रहे हैं 3 मोल ऑफ O2 के नंबर ऑफ मोल कितने, 3 मोल है, एंड 5 मोल ऑफ आर्गन के कितने, 5 है, प्रेजेंट इन अ क्लोज कंटेनर, फाइंड द सम ऑफ देयर इंटरनल एनर्जी। इंटरनल एनर्जी का सम बताना है। तो देखो, ये हमने डायरेक्ट फॉर्मूला बेस्ड क्वेश्चन आ जाएगा। O2 आपको पता है डायटोमिक गैस है, डायटोमिक गैस, और आर्गन इज योर मोनो एटॉमिक गैस। ठीक है, तो इंटरनल एनर्जी निकालेंगे सबसे पहले ऑक्सीजन की। क्या फॉर्मूला होता है, F/2 nRT, ये फॉर्मूला होता है डायरेक्टली फॉर्मूला बेस्ड क्वेश्चन। और F इज डिग्री ऑफ फ्रीडम। ऑक्सीजन के लिए कितना होता है, ऑक्सीजन के लिए नहीं, डायटोमिक गैस के लिए जो डिग्री ऑफ फ्रीडम होता है कितना होता है, 5 होता है। तो F की वैल्यू क्या पुट करेंगे, 5/2, नंबर ऑफ मोल दे रखे इसके 3 RT, सॉल्व करेंगे कितना आ जाएगा, 15/2 RT। ठीक है, सिमिलरली इंटरनल एनर्जी निकालेंगे आर्गन के लिए, सेम फॉर्मूला यूज करेंगे, F/2 nRT। और मोनोएटॉमिक गैस के लिए डिग्री ऑफ फ्रीडम की वैल्यू होती है, F की वैल्यू होती है 3, तो यहाँ पुट कर देंगे 3/2, नंबर ऑफ मोल्स दे रखे हैं 5 RT, कितना हो जाएगा, 15/2 RT हो जाएगा। अब सम निकालना है, टोटल निकाल देंगे। टोटल क्या हो जाएगा, O2 प्लस इंटरनल एनर्जी ऑफ आर्गन, 15/2 RT प्लस 15/2 RT, तो ऐड कर दोगे तो कितना आ जाएगा, 15 RT आ जाएगा। तो हमारा ए ऑप्शन हो जाएगा। ठीक है, तो एकदम सिंपल सा क्वेश्चन है, डायरेक्ट इस फॉर्मूले में बेस्ड है, फॉर्मूला पता है, और डिग्री ऑफ फ्रीडम क्या होता है वो तो मैं एक्सप्लेन कर चुका हूँ, ये पता है। इसके बारे में हम लोग डायरेक्टली वैल्यू सब्स्टिट्यूट करेंगे। डायटोमिक के लिए डिग्री ऑफ फ्रीडम की वैल्यू 5 और मोनोएटॉमिक के लिए डिग्री ऑफ फ्रीडम की वैल्यू 3। ठीक है, तो ये आपको पता रहना चाहिए। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन, विच मेटल इज यूज इन फोटोकेमिकल सेल। ओके, डायरेक्ट मेमोरी बेस्ड क्वेश्चन आ गया। कौन सा किसको हम यूज करते हैं, किस मेटल को फोटोकेमिकल सेल में, तो डायरेक्टली हमें पता है सीजियम को यूज करते हैं। ठीक है, ये डायरेक्टली नोट्स का क्वेश्चन आ गया है, समझ लो, क्योंकि इसके सीजियम की क्या होती है, आयनाइजेशन एनर्जी क्या होती है, काफी कम होती है, इसलिए हम उसको फोटोकेमिकल सेल्स में यूज करते हैं, बिकॉज ऑफ लो आयनाइजेशन एनर्जी। ओके, नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन, विच प्रॉपर्टी इज डिफरेंट फ्रॉम अदर्स। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारे पास, विच प्रॉपर्टी इज डिफरेंट फ्रॉम अदर्स, एटॉमिक रेडियस, इलेक्ट्रोनेगेटिविटी, आयनाइजेशन एनर्जी एंड इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी। तो बाकियों से अलग कौन है, तो ये हम जानते ही हैं, बहुत सिंपल सा क्वेश्चन है किसका, आपका पीरियोडिक टेबल का। चाहे इलेक्ट्रोनेगेटिविटी लो, चाहे इलेक्ट्रोनेगेटिविटी लो, आयनाइजेशन एनर्जी लो, इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी लो, ये तीन जो होती है अक्रॉस द पीरियड क्या करती हैं, याद करो, इंक्रीज करती हैं, और डाउन द ग्रुप क्या करती हैं, डिक्रीज करती हैं, ये 3 प्रॉपर्टीज। पर जब हम एटॉमिक रेडियस की बात करते हैं, एटॉमिक रेडियस क्या करता है, क्रॉस दी पीरियड डिक्रीज करता है, और डाउन दी ग्रुप क्या करता है, इंक्रीज करता है। तो जरा देखो, जो ट्रेंड है इन तीनों का, ट्रेंड बी सी डी का ट्रेंड एक जैसा है, पर एटॉमिक रेडियस का ट्रेंड क्या अलग है, उल्टा है, उनका रिवर्स है। तो इसलिए हमारा ऑप्शन क्या हो जाएगा, ए हो जाएगा। ये बोला ना, तो बाकियों से अलग है, मतलब एटॉमिक रेडियस का ट्रेंड ही अलग है, इसका डाउन द ग्रुप इंक्रीज है और अक्रॉस दी पीरियड डिक्रीज है। ठीक है, ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन, इफ अ कंपाउंड AB4, आपके पास एक कंपाउंड है AB4 है, विच इज पोलर बोल रहे हैं, मतलब डायपोल मोमेंट इसका इज नॉट इक्वल टू 0।
पोलर बोला है ना, पोलर का मतलब यही होता है कि डायपोल मोमेंट क्या नहीं होगा, जीरो नहीं होगा। आपसे बोल रहे हैं उसकी ज्योमेट्री क्या होगी, तो देख लो स्क्वायर प्लेनर होगी तो नहीं हो सकती स्क्वायर प्लेनर। क्यों नहीं हो सकती? क्योंकि स्क्वायर प्लेनर में सारे एक दूसरे की डायपोल मोमेंट्स को क्या कर देंगे, कैंसिल आउट कर देंगे। तो इसलिए इसका जो डायपोल मोमेंट आ जाएगा क्या आ जाएगा, जीरो आ जाएगा। मतलब ये नॉन पोलर मॉलिक्यूल है। ठीक है, डायपोल मोमेंट जीरो मतलब नॉन पोलर, डायपोल मोमेंट नॉट इक्वल टू जीरो मतलब पोलर। ठीक है, टेट्राहेड्रल, टेट्राहेड्रल भी नहीं हो सकता क्योंकि वो प्योर फॉर्म में अपनी, देखो ध्यान से, ये प्योर फॉर्म है मतलब इसका भी डायपोल मोमेंट क्या रहेगा, जीरो ही रहेगा। सबकी मूवमेंट एक दूसरे को कैंसिल कर देंगे। हाँ, अगर बाय द वे, बहुत ध्यान से देखना, अगर बाय द वे फॉर्मूला क्या होता है, AB3C होता बाय द वे, अगर कोई सा भी हटके C हो जाता, इस केस में नॉट इक्वल टू जीरो हो जाता। बस समझ लो, अभी अपनी आइडियल फॉर्म में नहीं। आइडियल का मतलब है जो नेबरिंग एटम होने चाहिए वो सारे के सारे सेम होने चाहिए। ठीक है, तो अगर इस टाइप का कोई केस होता तो इसमें आंसर हमारा ये हो सकता था, पर अभी हमारा केस क्या है, AB4 वाला केस है। तो AB4 के लिए दोबारा B बनाते हैं और AB4 है तो आपस में सारी मूवमेंट को कैंसिल आउट कर देंगे और डायपोल मूवमेंट इसका भी क्या हो जाएगा, जीरो हो जाएगा। मतलब इट इज अ नॉन पोलर मॉलिक्यूल। सीसो, सीसो का स्ट्रक्चर कैसा होता है, ऐसा होता है, आप लोग को पता ही होगा ये तो। ठीक है, तो यस, तो यही हमारा आंसर हो जाएगा। इसी का डायपोल मोमेंट क्या होगा, नॉट इक्वल टू जीरो। देख लो, कोई एक दूसरे की मूवमेंट को कैंसिल आउट नहीं करेंगे डायपोल मोमेंट को, है ना। तो ये हमारा आंसर हो जाएगा। तो सीसॉ विल बी योर ऑप्शन। नेक्स्ट क्वेश्चन, एन एग्जांपल ऑफ सॉलिड सोल। तो एकदम सिंपल, डायरेक्ट नोट्स का उठाया हुआ क्वेश्चन है आपका, सरफेस केमिस्ट्री का। सॉलिड सोल का एग्जांपल क्या है, मतलब जिसमें डिस्पर्स सॉलिड सोल और सोल्स का मतलब समझते हो, जिसमें डिस्पर्स फेस भी सॉलिड है और मीडियम भी आपका सॉलिड रहेगा, उसको हम क्या बोलते हैं, सॉलिड सोल्स बोलते हैं। तो सॉलिड सोल का एग्जांपल क्या हो जाएगा आपका, डायरेक्टली जेमस्टोन्स। ये भी एकदम डायरेक्ट आपका नोट से उठाया हुआ डायरेक्ट क्वेश्चन है। ठीक है, आपको सिंपल सिंपल सा एग्जांपल्स में बताया जाता है, जेमस्टोन्स क्या होता है, केक क्या होता है, पेंट्स क्या होता है, फॉक क्या होता है, बटर क्या होता है, सारे एग्जांपल्स आपको दिए गए थे। ठीक है, तो सॉलिड सोल का एग्जांपल क्या हो जाएगा आपका, जेमस्टोन्स हो जाएगा। ठीक है, जो अंगूठी वगैरह पहनते हो ना तुम लोग, मतलब अंगूठी वगैरह पहनते हैं, वो देते रहते हैं पंडित वगैरह कि भाई ये पहनो, है ना, ग्रह नक्षत्र इससे सही हो जाएंगे। तो वही होते हैं जेमस्टोन्स। उसमें क्या करते हैं, अलग अलग टाइप के पत्थर्स को मिला के एक नया पत्थर बना देते हैं। तो मतलब डिस्पर्स फेस भी सॉलिड है और डिस्पर्जन मीडियम भी सॉलिड है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 6, फाइंड द चेंज इन गिब्स फ्री एनर्जी। डेल्टा जी नॉट निकालनी है आपको, क्या होता है फॉर्मूला, माइनस NF E नॉट सेल। ठीक है, इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री का डायरेक्ट क्वेश्चन आ गया, इस फॉर्मूले में बेस्ड है, काफी बार हमने बात करी हुई है। आपने अगर मेरी वो देखी हुई है सुपर 30 सीरीज, तो उसके अंदर मैंने मोस्टली सारे क्वेश्चन डिस्कस करे हुए हैं, देख लेना आप लोग। ठीक है, तो मैंने बोला ही था वो काफी इंपॉर्टेंट सीरीज है आप लोग के लिए। डेल्टा जी नॉट माइनस NF E नॉट सेल हो जाएगा। अब मेन टारगेट है E नॉट सेल निकालना। तो E नॉट सेल निकालना हम लोग जानते हैं, E नॉट सेल क्या होता है, E नॉट कैथोड माइनस E नॉट एनोड। ठीक है, ये होता है, इस तरीके से निकाल सकते हैं। और कैथोड में क्या होता है, रिडक्शन, ये पता है आप लोग को। और एनोड में क्या होता है, ऑक्सीडेशन, ये पता है सभी को। कैथोड में रिडक्शन, एनोड में ऑक्सीडेशन। तो देखो, रिडक्शन किसका हो रहा है, कॉपर का हो रहा है, तो मतलब कॉपर का हो रहा होगा, कैथोड में रहा होगा। और ऑक्सीडेशन किसका हो रहा है, SN का हो रहा है, तो मतलब एनोड में क्या रहा होगा, SN आपका रहा होगा। या फिर यहां से भी देख सकते हो, देखो इसका रिडक्शन पोटेंशियल की वैल्यू ज्यादा है, मतलब इसका क्या होगा, रिडक्शन होगा। और अगर रिडक्शन होगा तो ये कहाँ रहेगा, कैथोड में रहेगा। तो कॉपर में, कैथोड में क्या रखोगे, कॉपर रखोगे, कॉपर की वैल्यू पुट कर दो 0.34। और एनोड में क्या रखोगे, ये रखोगे, इसकी वैल्यू पुट कर दो कितनी है, -0.16। ऐड कर दिया, कितना आ गया, 0.50 वोल्ट। ठीक है, तो E नॉट सेल आपका निकल गया 0.50 वोल्ट। अब आपको निकालना है डेल्टा जी नॉट, तो रख दो इसको वैल्यू में, सब्स्टिट्यूट फॉर्मूले में सब्स्टिट्यूट कर दो। माइनस क्या फॉर्मूला है, NF E नॉट सेल। एन कितने इलेक्ट्रॉन्स पार्टिसिपेट कर रहे हैं, देखो चेंज कितने इलेक्ट्रॉन्स का हो रहा है, 2 इलेक्ट्रॉन्स का। तो N की वैल्यू 2 हो जाएगी, F की वैल्यू जानते हो आप 96500। और E नॉट सेल कितना गया, 0.50। सॉल्व कर लेंगे इसको, समझ लो। तो सॉल्व कर लो, एक 0 से 1 0, 5 2 जो दोबारा क्या बन गया, 10 बन गया। मतलब -96500 हो गया। 965, 1 0 ये था, और 5 2 जा 10, तो 1 0 और लग गया। ठीक है, तो ये जूल्स में आ जाएगा। इसको किलो जूल्स में करने के लिए कितना कर देंगे, 3 पॉइंट पीछे शिफ्ट कर देंगे, इतना आ जाएगा। तो आपका आंसर आ जाएगा -96.5 किलो जूल्स। तो ये इसका आंसर हो जाएगा -96.5 किलो जूल्स। ठीक है, इंटीजर टाइप का क्वेश्चन था ये, तो आपका आंसर आ जाएगा। तो ये एकदम सिंपल सिंपल से क्वेश्चन है, बहुत इजीली आपसे हो जाएंगे। ठीक है, चलो अब बात करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चंस की।
ओके तो यहाँ पर मैंने कुछ और क्वेश्चंस लिख दिए हैं हमारे सेम पेपर के, तो चलो देख लेते हैं। तो नेक्स्ट इज व्हाट इज द प्रोडक्ट फॉर्म्ड व्हेन अमोनिया रिएक्ट विद ब्लीचिंग पाउडर। अमोनिया जब किसके साथ, ब्लीचिंग पाउडर के साथ रिएक्ट करेगा, NH3 ब्लीचिंग पाउडर इज CaOCl2, क्या बनाएगा, है ना, दिस इज ब्लीचिंग पाउडर। तो क्या बनाता है, सिंपल सा पी ब्लॉक का क्वेश्चन है, डायरेक्ट पता ही आप लोग को क्या बनाते हैं, नाइट्रोजन गैस बनाते हैं। क्या बनता है आपका, CaCl2 प्लस H2O प्लस नाइट्रोजन गैस लिबरेट होती है, ये आपके प्रोडक्ट्स बनते हैं। ठीक है, तो डायरेक्टली हमें दिख ही रहा ऑप्शन, नाइट्रोजन गैस मिल रही है। ठीक है, एक चीज का ध्यान रखना, अगर बाय द वे ब्लीच बोलता तो ब्लीच में हमारा ये बन जाता है। ठीक है, पर यहां पर आपको क्या बोल रहा है, ब्लीचिंग पाउडर बोल रहा है, तो ब्लीचिंग पाउडर के साथ नाइट्रोजन गैस आपकी लिबरेट होगी। ओके ठीक है, तो सिंपल सा क्वेश्चन था एकदम। नेक्स्ट क्वेश्चन, फॉर फ्लोटेशन प्रोसेस इज यूज्ड फॉर द कंसंट्रेशन ऑफ, ये तो एकदम सबसे सिंपल क्वेश्चन है, आई डोंट थिंक कि किसी भी बच्चे ने गलत किया होगा। बहुत सिंपल सा क्वेश्चन, एकदम डायरेक्ट मेमोरी बेस्ड क्वेश्चन, और ये बोला भी जाता है बहुत जनरल क्लास के अंदर, आपको सिखाया भी जाता है। क्या होता है, कौन फॉर फ्लोटेशन प्रोसेस किसके लिए यूज किया जाता है, सल्फाइड ऊर्ज के लिए किया जाता है। ठीक है, ओके। विच मेथड इज यूज फॉर द प्रिपरेशन ऑफ कोलेटरल सॉल्ट, अगेन सिंपल क्वेश्चन। देखो कोलेटरल के 3-4 क्वेश्चन हमारे आए हैं इस बार, काफी कभी इतने ज्यादा क्वेश्चन आते नहीं है पर इस बार, और जितने भी कोलेटरल के क्वेश्चन आए एकदम सिंपल क्वेश्चन है, कोई ज्यादा टफ क्वेश्चंस भी नहीं पूछा है। ठीक है, तो विच मेथड इज यूज फॉर द प्रिपरेशन ऑफ कोलेटरल सॉल्ट, कोलेटरल सॉल्ट के लिए कौन सा करते हैं, तो ये भी आप लोग को बता ही रखा है। कोलेटरल सॉल्ट जब पढ़ाते हुए आपको बताया था कौन सा मेथड यूज किया जाता है, याद करो, गोल्ड सॉल्ट हमने बनाया था उसका यूज करके, कौन सा, ब्रेडिक्स आर्क मेथड। यस, तो क्या हो जाएगा, ब्रेडिक्स आर्क मेथड आपका हो जाएगा, क्योंकि मॉन्स प्रोसेस और वेन आर्कल प्रोसेस का यूज हम उसमें करता है, आइसोलेशन वाले, जनरल आइसोलेशन प्रिंसिपल वाले चैप्टर में मैंने आपको ये दोनों पढ़ाए थे। और ब्रेडिक्स आर्क मेथड आपको मैंने सिखाया गया था, गोल्ड की रॉड ली जाती है, याद आया, गोल्ड रॉड लेनी है 2 स्टेप्स आपको सिखाया होगा। कनेक्ट करो इसको बैटरी से कनेक्ट कर देंगे, पॉजिटिव एंड से नेगेटिव एंड से, ठंडे पानी में इसको डुबो देंगे, फिर यहाँ स्पार्किंग कराते हैं तो गोल्ड सॉल्ट तैयार हो जाता है। ठीक है, तो ब्रेडिक्स आर्क मेथड। नेक्स्ट, व्हेन 1 मोल ऑफ CrCl3 6H2O इज ट्रीटेड विद एन एक्सेस AgNO3, इसको किसके साथ आपको ट्रीट करना है, एक्सेस AgNO3 के साथ। 3 मोल ऑफ AgCl इज ऑब्टेन्ड, कितने मोल AgCl का बन रहा है, 3 मोल बन रहा है आपका AgCl का। ठीक है, तो जरा बताओ कंपाउंड का फॉर्मूला क्या होगा, तो कंपाउंड का फॉर्मूला क्या होता है, जो भी कोऑर्डिनेशन स्फीयर, ये आपका कोऑर्डिनेशन स्फीयर होता है, यहां पर आपका कॉम्प्लेक्स होगा। ठीक है, इसके बाहर जितना क्लोरीन होगा, सपोज क्लोरीन x टाइम्स है, ठीक है, उतना ही आपको क्या मिलेगा, x AgCl मिल जाएगा, उतना ही आपको क्या मिल जाएगा, x AgCl मिल जाता है। ठीक है, डायरेक्ट बता रहा हूं, डायरेक्ट ध्यान से देख लो, कोऑर्डिनेट के बाद, मतलब अगर Cl की बात करें तो एकदम सिंपल क्वेश्चन, पहले ही टॉपिक पे बेस्ड है आपका ये, जो आपका हमारी कोऑर्डिनेट केमिस्ट्री का एक जनरल टॉपिक है, उसी में बेस्ड है। कोऑर्डिनेट कंपाउंड के बाद जितना भी होगा Cl, या क्वेश्चन के अकॉर्डिंग अभी Cl तो Cl ही ले रहे हैं, Cl जितना टाइम्स होगा उतने टाइम्स ही, अगर ये एक्सिस में लिया जाता है तो क्या मिल जाता है, AgCl मिल जाता है। तो देख लो कितना बोला गया है, इसकी वैल्यू आपको पता ही है, कितनी दे रखी है, 3 मोल दे रखी है, तो 3 मोल दे रखी है, मतलब कोऑर्डिनेशन स्फीयर के बाहर जो Cl होना चाहिए कितना होना चाहिए, 3 होना चाहिए। तो देखो कोऑर्डिनेशन स्फीयर के बाहर Cl कितना है, 1 है, नहीं हो सकता, कोऑर्डिनेशन स्फीयर के बाहर Cl कितना है, 3 है, तो हो गया आंसर, यही आपका आंसर हो जाएगा, सॉरी, तो आपका आंसर हो जाएगा बी। ठीक है, यहां पर देख लो, यहां पर कंफ्यूज मत होना, देखो Cl3 है पर ये कोऑर्डिनेशन स्फीयर के अंदर है Cl, मैंने क्या बोला, कोऑर्डिनेशन स्फीयर के बाहर जितना Cl होता है ना, उतना ही आपको उतना मोल AgCl मिलता है, अगर वो एक्सेस AgNO3 के साथ रिएक्ट करता है तो डायरेक्ट, ये भी एकदम सिंपल सा क्वेश्चन है, सिंपल वर्नर थ्योरी आप लोगों ने स्टार्टिंग में सुनी है, उसी पे बेस्ड क्वेश्चन रहेगा आपका ये। ठीक है, तो हमारा बी आंसर हो जाएगा, सिंपल। नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन, अनसर्टेनिटी इन पोजीशन, तो एटॉमिक स्ट्रक्चर का क्वेश्चन आ गया, देख रहे हो आप लोग, कोई भी क्वेश्चन ज्यादा टफ नहीं है, ज्यादा डिफिकल्ट नहीं है, एकदम डायरेक्ट कॉन्सेप्चुअल बेस्ड क्वेश्चन है, और 1-2 ही न्यूमेरिकल हमें अभी तक देखने को मिला, एक न्यूमेरिकल ये आ गया है, तो न्यूमेरिकल है ये, अनसर्टेनिटी इन पोजीशन, मतलब डेल्टा एक्स दे रखी है आपको 0.2, मास दे रखा है आपको, मास दे रखा है 0.25 ग्राम, और अनसर्टेनिटी दे रखी है 10⁻⁵ मीटर। ओके, अनसर्टेनिटी इन वेलोसिटी, अगेन डायरेक्ट हेजनबर्ग्स अनसर्टेनिटी प्रिंसिपल पे बेस्ड है, क्या होता है, डेल्टा x डॉट डेल्टा p इक्वल्स टू h/4 पाई, डेल्टा p को तुम क्या लिख सकते हो, m डेल्टा भी लिख सकते हो,
h/4 पाई। यू हैव टू कैलकुलेट डेल्टा वी, अनसर्टेनिटी इन वेलोसिटी, यही पूछा जा रहा है आपको। तो डेल्टा वी क्या आ जाएगा, h/4 पाई इंटू, ये दोनों नीचे आ जाएंगे, m डेल्टा एक्स, बस वैल्यू सब्स्टिट्यूट करो, 6.6 इंटू 10⁻34, 4 होता है, पाई 3.14, मास कितना दे रखा है आपको 0.25 ग्राम, तो इसको किलोग्राम में कन्वर्ट करना पड़ेगा 10⁻3, समझ लो, क्योंकि यूनिट ये मीटर में है तो MKS सिस्टम चलता है। अगर ये मीटर में है तो मास किस में होना चाहिए, किलोग्राम में होना चाहिए, इसलिए मैंने इसको किलोग्राम में कन्वर्ट कर दिया। और डेल्टा एक्स आपको गिवन है 10⁻5, 10⁻5, तो बस ये आपके पास डायरेक्ट वैल्यू सब्स्टिट्यूट हमने कर ली है 10⁻5, इन सबको सॉल्व कर लो तो आपका आंसर आ जाएगा। तो आंसर क्या आएगा, 2.1 इंटू 10⁻26 के अराउंड आपका आंसर आ जाएगा। आप लोग अपने आप एक बार कैलकुलेट वगैरह कर सकते हो, ठीक है। हो सकता है ये ऑप्शन सारे के सारे गिवन ना हो, कोई डिफरेंट ऑप्शंस गिवन हो, ठीक है। मैंने आपको पहले भी बोल दिया कि ऑप्शंस हो सकते हैं थोड़े डिफर हो जाए, जो हमारे ऑफिशियल क्वेश्चंस आपको कभी मिलेंगे तो हो सकता है डिफरेंट हो, क्योंकि अभी मेरे पास एकदम ऑफिशियल क्वेश्चंस और ऑफिशियल जो ऑप्शंस है वो गिवन नहीं है, ये जस्ट कलेक्ट करे हैं मैंने स्टूडेंट से, इसलिए थोड़ा थोड़ा डिफर हो सकती है, पर हाँ ये क्वेश्चन सेम ही रहेगा, ठीक है। तो एकदम हमारा आंसर आ जाएगा, सिंपल सा क्वेश्चन है। तो ये कह सकते हो एक न्यूमेरिकल क्वेश्चन मिल गया हमें, छोटा सा, ज्यादा कोई टफ नहीं है, डायरेक्टली एटॉमिक स्ट्रक्चर पे बेस्ड है। नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 12, देख लो कितने सिंपल सिंपल क्वेश्चन बनाया है जेईई में, एकदम लेवल ही गिरा दिया काफी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, फाइंड द चेंज इन इंटरनल एनर्जी, इंटरनल एनर्जी में चेंज बताना है, डेल्टा यू आपको बताना है व्हेन 90 ग्राम ऑफ H2O का वेट दे रखा है आपको कितना, 90 ग्राम इज हीटेड एट 100 डिग्री सेल्सियस, टेम्परेचर दे दिया आपको कितना 100 डिग्री सेल्सियस, ठीक है। आपको क्या बताना है, डेल्टा यू बताना है, डेल्टा एच आपको पता है 40.66 किलो जूल पर मोल है, ये आपको डेल्टा एच गिवन है, ठीक है, 40.66 किलो जूल पर मोल आपको डेल्टा एच गिवन हो गया। तो बस डायरेक्टली फॉर्मूला आप लोग को पता ही है, क्या होता है फॉर्मूला, डेल्टा यू इज इक्वल्स टू, सॉरी डेल्टा एच इज इक्वल्स टू डेल्टा यू प्लस डेल्टा एनआरटी होता है फॉर्मूला, पता है ना आप लोग को। तो डेल्टा यू निकालना है, डेल्टा यू क्या आएगा, डेल्टा एच माइनस डेल्टा एनआरटी, डेल्टा एच कितना गिवन है 40.66, ये ध्यान रखना है किलो जूल्स में गिवन है। डेल्टा एन नंबर ऑफ मोल्स निकाल सकते हो, तुम्हें क्या दे रखा है, वेट दे रखा है, तो नंबर ऑफ मोल्स का फॉर्मूला क्या होता है, वेट अपॉन मॉलिक्यूलर वेट, मॉलिक्यूलर वेट कितना होता है इसका 18, कितना हो जाएगा 5, तो चेंज इन मोल्स कितना आ गया 5 आ गए, आई बात समझ में। तो एन की वैल्यू क्या आ जाएगी 5 आ जाएगी, और आर, ठीक है। अच्छा यहाँ पर एक चीज को और ध्यान रखेंगे, अभी फिलहाल एन की वैल्यू समझ आ गई, एन की वैल्यू कितनी आ गई 5, क्योंकि वेट दे रखा था, मॉलिक्यूलर वेट से डिवाइड कर दिया तो 5 आ गया। आर पता है 8.314 होता है, टेम्परेचर आपको पता है कितना है 100 डिग्री सेल्सियस है, तो प्लस 273 कर देंगे, कितना आ जाएगा 373 केल्विन, तो इंटू, चलो इसको थोड़ा और यहां से लिख देता हूं मैं। डेल्टा एच की वैल्यू कितनी ली हमने 40.66 माइनस डेल्टा एन की वैल्यू निकाल चुके हैं, एन की वैल्यू निकाल चुके हैं 5, आर 8.314 और टेम्परेचर कितना है हमारा 373 केल्विन, 373 केल्विन पुट कर दिया, ठीक है। एक चीज का यहाँ पर ध्यान रखना है, सबसे पहला ये था किलो जूल्स में, ये था किलो जूल्स में, और आर किस में होता है, जूल्स में होता है, तो इसको भी किलो जूल में कन्वर्ट करना पड़ेगा भाई, तभी तो माइनस करोगे ना, जब सेम यूनिट होंगी तभी तो माइनस करोगे, वरना माइनस कैसे करोगे। तो ये जूल्स में होता है, इसको किलो जूल में कन्वर्ट करने के लिए क्या करना पड़ेगा, हमें 1000 से डिवाइड करना पड़ेगा, सबसे पहली चीज। और एक चीज का और ध्यान रखना है, यहां पर गलती हो सकती है, गलती क्या होगी, तुम डायरेक्टली उसको सॉल्व करके आंसर निकालोगे, देखो यहां गलती हो जाएगी। डेल्टा एच की जो वैल्यू होती है वो होती है किलो जूल पर मोल, ये जो वैल्यू दे रखी है 40.66 किलो जूल पर मोल दे रखी है, मतलब एक मोल के लिए इतनी दे रखी है, पर अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन हमारे पास मोल कितने हैं, 5 मोल है, हमारे पास मोल कितने हैं 5 मोल है, तो अगर एक मोल के लिए इतनी है तो 5 मोल के लिए कितनी होगी, तो हमें इसको किससे मल्टीप्लाई करना पड़ेगा, 5 से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा, हमें इसको क्या करना पड़ेगा, जो भी हमारे पास वैल्यू है इंटू 5 करना पड़ेगा। आई बात समझ में, 5 से मल्टीप्लाई क्यों करें, क्योंकि हमें क्वेश्चन में गिवन है डेल्टा एच कितना है, किलो जूल्स पर मोल है, एक मोल के लिए इतनी वैल्यू गिवन है, और दूसरे एंड में हमें मोल कितने पता है, मोल हमारे 5 है, क्योंकि वेट हमें 90 दे रखा है, मॉलिक्यूलर वेट 18 होता है, तो सॉल्व करा 5 है, तो हमारे पास 5 मोल है, तो अगर एक मोल के लिए इतनी वैल्यू तो 5 मोल के लिए कितनी होगी, इतनी होगी। तो अब आपको इसको सॉल्व करके आंसर निकालना है, तो इसको सॉल्व करेंगे, मैं यहाँ सॉल्व कर लेता हूँ, कितना आंसर आएगा इसको 203.5 के अराउंड आ जाएगा, ठीक है। इसको यहाँ सॉल्व कर लेता हूँ मैं रफ में,
203.3 के अराउंड आएगा माइनस, और ये आ जाएगा 15.5 के अराउंड। ठीक है, तो आंसर कितना आ जाएगा हमारा 187। तो हमारा आंसर आ जाएगा 187 के अराउंड, 187 किलो जूल। जो भी आ रहा है पॉइंट वगैरह में अब तुम सॉल्व कर सकते हो। ठीक है, इंटीजर टाइप का क्वेश्चन रहा होगा ये। ठीक है, आप लोग सॉल्व अपने आप कर लेना, पूरी मैं एकदम एक्यूरेट कैलकुलेशन नहीं कर रहा हूँ, बस आपको ये वाला समझाना मेरा मोटिव था, ये वाला पॉइंट है ना। यहाँ पर गलती हो सकती है बच्चों से। ये तो एकदम सिंपल है, डेल्टा एस की वैल्यू पुट कर दोगे तुम, डेल्टा एन भी निकाल ही लोगे, वेट अपन मॉलिक्यूलर वेट। दो गलतियां यहाँ पर होती हैं, एक गलती ये होती है कि बच्चे 1000 से डिवाइड नहीं करते हैं, तो वो वैसे ही गलत हो जाएगा, क्योंकि इसकी यूनिट क्या है, किलो जूल है, और यहाँ आर की यूनिट क्या है, फिलहाल जूल्स में होती है। अगर 8.314 लोगे क्या आएगा, जूल। तो अगर जब सब्ट्रैक्ट या ऐड किया जाता है तो यूनिट क्या होनी चाहिए, सेम होनी चाहिए। तो इसको किलो जूल में कन्वर्ट करने के लिए 1000 से डिवाइड करना पड़ेगा, पहली प्रॉब्लम सॉल्व। और दूसरी प्रॉब्लम ये है कि ये जो यूनिट है किलो जूल पर मोल दे रखी है, 1 मोल के लिए दे रखी है, पर हमारे पास मोल्स कितने हैं, हमारे पास 5 मोल हैं, तो इसलिए इसको किससे मल्टीप्लाई करना पड़ेगा, 5 से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा। बाकी सॉल्व करके तुम्हारा आंसर आ जाएगा। ठीक है, तो ये हमारे क्वेश्चंस हो गए, 12 क्वेश्चंस क्लियर हो गया। तो और क्वेश्चन डिस्कस कर लेते हैं। सो ये मैंने नेक्स्ट क्वेश्चन लिख दिया आपके लिए, जो हमारे इसी शिफ्ट में पूछे गए थे। तो पहला क्वेश्चन कह रहा है, 13 क्वेश्चन कह रहा है फाइंड द कायरल कार्बन इन पेनिसिलिन। तो पेनिसिलिन का मैंने स्ट्रक्चर बना दिया है। सेम क्वेश्चन हमारा जनवरी वाले शिफ्ट सेशन में भी पूछा गया था जेई में। ठीक है, सेम क्वेश्चन है, तो वहां भी डिस्कस किया था हमने। कितने कायरल कार्बन होता है, एक ये वाला होता है कायरल सेंटर, एक ये वाला होता है और एक ये वाला होता है। तो इसके 1 2 3 कायरल सेंटर होते हैं। तो डायरेक्टली इंटीजर बेस्ड क्वेश्चन था जिसमें आपको लिखना था, तो 3 लिख के आ जाएंगे। ठीक है, जनवरी वाले सेशन में भी सेम क्वेश्चन पूछा गया था। तो 1 2 3 कायरल सेंटर होते हैं पेनिसिलिन के अंदर। ठीक है, नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 14। क्वेश्चन 14 बोलता है आपके पास बेंजाइल अमीन है जिसमें एल्काइल हाइड डालनी है, तो आपको बनेगा ये। तो आपसे पूछा गया है which of the following alkyl halide is the best suited for the reaction through SN1 mechanism। SN1 mechanism बोल दिया गया, और SN1 जैसे ही बोला जाएगा मतलब हमारे दिमाग में क्या चीज आ जाती है, हमारे पास एक कार्बोकैटायन होना चाहिए, कार्बोकैटायन होना चाहिए। और ऑर्डर क्या रहता है, 3 डिग्री सबसे ज्यादा स्टेबल, फिर 2 डिग्री, फिर 1 डिग्री। ठीक है, मतलब हमें बेसिकली 3 डिग्री और 2 डिग्री का कार्बोकैटायन खोजना है। तो देख लो जिसमें 3 और 2 डिग्री का कार्बोकैटायन बनेगा। पहला वाला है Br हटेगा तो ये बनेगा। सेकंड वाले से क्या होगा, सेकंड वाला जरा देखो Br है, अगर Br यहां से हटेगा तो ये कार्बोकैटायन बनना इज नॉट पॉसिबल, ये तो बनता ही नहीं है, तो ये तो हो ही नहीं सकता। C वाला देखो, C वाला क्या है, बेंजीन होगा, और यहाँ क्या होगा CH2, और यहाँ Br है। ठीक है, Br यहां से हट गया, Br हट गया तो यहाँ पर कार्बोकैटायन तैयार हो गया। ठीक है, और लास्ट वाला क्या है C2H5 मतलब CH3 CH2, यहाँ Br था तो यहाँ कार्बोकैटायन बन गया। तो हमें एक स्टेबल कार्बोकैटायन पकड़ना है, स्टेबल कार्बोकैटायन या फिर 3 to 1 डिग्री वाले कार्बोकैटायन देखने हैं, ये सबसे ज्यादा स्टेबल रहते हैं। और 1 डिग्री वाला क्या देता है हमारा, SN2 मैकेनिज्म देता है। 3 और 2 वाले क्या देते हैं हमारे, जनरली SN1 मैकेनिज्म देते हैं, और 1 डिग्री वाला SN2 मैकेनिज्म देते हैं। ठीक है, ये बता रहा है आपको अच्छे से। या फिर दूसरी चीज देखो कि कहां पर स्टेबल कार्बोकैटायन बनेगा, तो देख लो स्टेबल कार्बोकैटायन कहां बन रहा है, ये तो हो नहीं सकता, ये भी नहीं हो सकता। ये देखो 1 डिग्री का दिख रहा है, ये भी आपको 1 डिग्री का दिख रहा है। देखो कार्बोकैटायन डायरेक्टली कितने कार्बन से, 1 कार्बन से अटैच है, तो ये दोनों 1 डिग्री के हैं। पर जरा देखो इन दोनों में ज्यादा स्टेबल कौन सा होगा, डेफिनेटली ये वाला स्टेबल होगा, बिकॉज ऑफ बेंजीन रिंग रेजोनेंस के कारण ये थोड़ा स्टेबल हो जाएगा, तो हमारे यही ऑप्शन हो जाएगा। तो हमारा आंसर हो गया C। ठीक है, क्योंकि 1 डिग्री है, 1 डिग्री पर ये रेजोनेंस के कारण स्टेबलाइज्ड है, तो इसलिए हमारा आंसर हो जाएगा C। ओके, नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 15 देख लेते हैं। विच ऑफ द फॉलोइंग मॉलिक्यूल अंडरगो रिटेंशन आफ्टर न्यूक्लियोफिलिक अटैक बाय OH। रिटेंशन का मतलब है आपका क्या होना चाहिए, एक रेसिमिक मिक्सचर तैयार होता है, रेसिमिक मिक्सचर तैयार होगा। बात समझो, रिटेंशन बोले इन्वर्जन बोले, यहाँ में SN1 और SN2 को देखना होता है। SN2 में तो डायरेक्टली हमारा क्या होता है, इन्वर्जन तैयार हो जाता है, इन्वर्जन बनता है, और SN1 में रेसिमिक मिक्सचर के साथ साथ हमारा इन्वर्जन भी होता है। ठीक है, या इसको रिटेंशन भी बोलते हैं। रिटेंशन के साथ साथ क्या होता है हमारा, रिटेंशन के साथ साथ क्या होता है हमारा, इन्वर्जन भी होता है, रिटेंशन के साथ साथ इन्वर्जन भी होता है। अब सवाल है, क्वेश्चन में बोला गया कि रिटेंशन किसका होगा, तो रिटेंशन मतलब किसका होगा, तो रेसिमिक मिक्सचर कहां फॉर्म होगा, DL फॉर्म या RS कॉन्फ़िगरेशन कहां मिलेगी, वहीं पर जहां क्या होगा, कायरल सेंटर होगा, जहां पर क्या होगा, कायरल सेंटर होगा, जहां कायरल कार्बन होगा वहीं पर रिटेंशन पॉसिबल है। तो देख लो कायरल कार्बन का है, तो कायरल कार्बन यहां भी नहीं है क्योंकि ये दो सेम है,
इस वाले में जरा देखो CH3C, यहाँ पर H है, यहाँ पर Br है और यहाँ पर क्या है C2H5। तो देख लो ये वाला कार्बन 4 डिफरेंट ग्रुप से जुड़ा है, मतलब ये आपका कायरल है और ये कायरल होने के कारण यहीं पर आपका रेसिमिक मिक्सचर रिटेंशन हो जाएगा। तो आपका ऑप्शन यही हो जाएगा बी। देखो ये भी कायरल नहीं है क्योंकि ये वाला और ये वाला सेम हो गया, ये भी नहीं हो सकता क्योंकि ये वाला सेम है और ये भी कायरल नहीं है। तो सिंपल है, बहुत सिंपल सा क्वेश्चन है कि रिटेंशन का होगा, डायरेक्ट आपको पहचानना है जहां कायरल कार्बन है। तो कायरल कार्बन हमें दिख गया, बी ऑप्शन हो जाएगा। ठीक है, और नेक्स्ट क्वेश्चन है विच ऑफ द फॉलोइंग ग्राफ इज इनकरेक्ट फॉर आइडियल गैस। आइडियल गैस के लिए कौन से इनमें से इनकरेक्ट है। ठीक है, तो इनकरेक्ट है हमारे पास डेंसिटी हो गया और टेम्परेचर हो गया, ये तो सही है। ठीक है, 1/T के साथ रिलेशन है और डेंसिटी टेम्परेचर का ये भी सही लग रहा है और ये एक गलत हो गया और PV का दे रखा है ये भी गलत है। ठीक है, तो ये दोनों ऑप्शन इस बार हो जाएंगे हमारे, क्योंकि PV का भी इस टाइप का कर्व दिखता है हमें आइडियल गैस के लिए। P और V के बीच में जब ग्राफ ड्रॉ करते हैं तो एक ये इनकरेक्ट हो गया और एक वो इनकरेक्ट हो गया। ठीक है भाई, और डेंसिटी और टेम्परेचर के बीच में 1/T के बीच में तो ऐसे ही ग्राफ होता है। ये हमारे डायरेक्टली स्टेटोमेट्री का NCERT का क्वेश्चन उठाया हुआ है। ठीक है, NCERT में ग्राफ्स दे रखे हैं सारे के सारे, उसी से बना हुआ क्वेश्चन है। और डेंसिटी टेम्परेचर देख लो यार, डेंसिटी टेम्परेचर है, तो ये वाला ग्राफ होता है डेंसिटी टेम्परेचर के बीच में, ये नहीं होता है। तो यही पूछा है कि कौन सा इनकरेक्ट है, तो ये इनकरेक्ट हो गया। साथ ही साथ PV के बीच में भी ऐसा ग्राफ नहीं होता है, PV के बीच में ऐसा ग्राफ होता है फॉर दी आइडियल गैस, तो वो भी गलत हो गया। ठीक है, तो हो सकता है यहाँ पर एक ऑप्शन ना हो, ये ऑप्शंस मुझे मिले हुए हैं, बच्चों ने दिए हैं, तो उसके अकॉर्डिंग मैंने लिखा हुआ है। ठीक है, तो ध्यान रखना। और क्वेश्चंस का ऑर्डर भी जरूरी नहीं कि यही ऑर्डर होगा, ये मैंने डायरेक्टली 1 2 3 4 से ऑर्डर लिख दिया है। जैसे जैसे मुझे क्वेश्चन मिलते गए मैंने क्वेश्चन यहाँ सॉल्व कर दिए। तो फिलहाल मुझे इस शिफ्ट के और इस पेपर के इतने ही क्वेश्चन अभी तक मुझे मिले हैं, तो मैंने इतने क्वेश्चन की आपके लिए वीडियो बना दी है। जैसे मुझे बाकी क्वेश्चंस मिलेंगे मैं बाकी क्वेश्चंस की भी वीडियो आपके लिए बना दूंगा। ठीक है, तब तक आप देखो और इन टाइप के क्वेश्चंस की प्रैक्टिस करो। और जिनका आगे पेपर्स है उन सभी बच्चों के लिए बेस्ट ऑफ लक, अच्छे से पेपर देना। ठीक है, तो बेस्ट ऑफ लक, थैंक यू।